नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बेहद ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं, वीर्य विश्लेषण मतलब सीमेन एनालिसिस। ये पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए खासकर उनकी जो प्रजनन क्षमता है ना, उसको समझने के लिए एक बहुत बेसिक जांच है। हाँ, बिल्कुल। जब भी फर्टिलिटी मतलब प्रजनन क्षमता का मूल्यांकन होता है, तो ये समझिए कि ये पहले किए जाने वाले टेस्ट में से एक है। अच्छा। और हाँ, जैसे किसी ने नसबंदी कराई मतलब वसेक्टमी, तो वो कितनी सफल रही, ये देखने के लिए भी यही टेस्ट होता है। कोशिश करेंगे कि ये जो थोड़ी टेक्निकल जानकारी है ना, इसे आसान भाषा में समझें कि भई इस जांच में होता क्या है आखिर। तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, वीर्य विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को समझना। इसमें क्या-क्या देखा जाता है, नॉर्मल रिजल्ट क्या है और उनका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में जाना। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले नमूना संग्रह, स्पेसिमेन कलेक्शन, ये कैसे होता है और क्या ध्यान रखना होता है इसमें? हाँ, तो नमूना लेने के लिए कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज, जांच से ठीक पहले करीब 2 से 3 दिन तक यौन परहेज रखना होता है, मतलब एब्स्टिनेंस। अच्छा, 2-3 दिन, क्यों? ऐसा इसलिए ताकि शुक्राणुओं की जो संख्या है और उनकी गुणवत्ता, उसका सही सही अंदाजा लग सके। और नमूना आमतौर पर हस्तमैथुन यानी मैस्टरबेशन से एक साफ स्टेराइल डब्बी में लिया जाता है। और क्या एक ही बार का नमूना काफी होता है या ज्यादा लगते हैं? आमतौर पर तो एक से ज्यादा लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि देखिए वीर्य की क्वालिटी थोड़ी बहुत बदल सकती है रोजाना। अच्छा। तो डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि कुछ हफ्तों के गैप पर कम से कम 2 या 3 सैंपल दे दें। इससे नतीजों पर ज्यादा भरोसा रहता है, एक औसत तस्वीर मिल जाती है। ठीक है, समझ गई। तो मान लीजिए नमूना लैब पहुंच गया, हम्म। अब आगे क्या? इसकी जांच के मेन स्टेप्स क्या हैं? हाँ, तो लैब में सैंपल पहुंचने के बाद इसकी जांच आप कह सकते हैं 3 लेवल पर होती है। पहला है भौतिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें वो चीजें देखते हैं जिन्हें हम सीधे देख या माप सकते हैं। हम्म। दूसरा है सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें जाहिर है माइक्रोस्कोप से देखते हैं वीर्य के अंदर की चीजें, खासकर शुक्राणुओं को। ओके। और तीसरा है रासायनिक परीक्षण, केमिकल एग्जामिनेशन। इसमें कुछ केमिकल्स की जांच होती है वीर्य में। चलिए, एक एक करके समझते हैं। पहले ये फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें क्या क्या आता है? फिजिकल एग्जामिनेशन में कई चीजें हैं। सबसे पहले तो मात्रा यानी वॉल्यूम। एक नॉर्मल इजैकुलेशन में वीर्य की मात्रा करीब 1.5 मिलीलीटर से 5 मिलीलीटर के बीच होनी चाहिए। 1.5 से 5 ml। हाँ, इससे कम हो या ज्यादा तो वो किसी खास कंडीशन का इशारा हो सकता है। फिर है दिखावट, अपीयरेंस। नॉर्मल वीर्य कैसा दिखता है, दूधिया सफेद या हल्का भूरा, मतलब ग्रेइश व्हाइट सा। और ये अपारदर्शी होता है, ओपेक मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता। नहीं। और क्या रंग में कोई बदलाव वो किसी प्रॉब्लम का साइन हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर रंग पीलापन लिए हैं तो हो सकता है उसमें यूरिन मिला हो, जो ये बताता है कि शायद ब्लैडर नेक ठीक से काम नहीं कर रहा। ओह। और अगर रंग गुलाबी या लाल सा है तो इसका मतलब है कि वीर्य में खून मिला है। इसे हेमाटोस्पर्मिया कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन या अंदरूनी चोट। अच्छा, और पीएच का क्या रोल है इसमें? वीर्य का पीएच लेवल भी मापते हैं। नॉर्मल वीर्य थोड़ा एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है। इसका पीएच 7.2 से 7.8 के बीच होता है। हम्म। ये जरूरी है क्योंकि योनि का वातावरण थोड़ा एसिडिक होता है, तो ये एल्कलाइन नेचर उसे बैलेंस करने में मदद करता है, ताकि स्पर्म जिंदा रह सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है। मैंने एक और चीज सुनी है, द्रवीकरण, हम्म। लिक्विफैक्शन, ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प प्रोसेस है। हम्म। देखिए, जब वीर्य निकलता है स्खलन के समय, तो वो पहले लिक्विड होता है, हम्म। पर कुछ ही सेकंड में वो गाढ़ा होकर एक जेल जैसा थक्का, क्लॉट बन जाता है। जेल जैसा? क्यों? हाँ। ये होता है सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले एक प्रोटीन फाइब्रिनोजिन की वजह से। अच्छा। और ये गाढ़ापन शायद इसलिए होता है क्योंकि वीर्य स्खलन के बाद एकदम से बह न जाए, अपनी जगह पर टिका रहे। अच्छा। लेकिन शुक्राणुओं को तैरने के लिए तो लिक्विड मीडियम चाहिए, है ना? हाँ। तो थोड़ी देर में, आमतौर पर 15 से 30 मिनट के अंदर ही प्रोस्टेट ग्रंथि से कुछ एंजाइम निकलते हैं, जैसे PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो एक तरह का प्रोटीज है। वो इस थक्के को घोल देते हैं। घोल देते हैं। हाँ, और वीर्य प्रे से पतला लिक्विड बन जाता है। इसी को द्रवीकरण या लिक्विफैक्शन कहते हैं। अगर ये प्रोसेस बहुत धीमा हो या हो ही ना, तो स्पर्म की मूवमेंट पर असर पड़ता है। अच्छा, तो मतलब तैरने के लिए ये पतला होना जरूरी है। और एक और चीज थी,
गाढ़ापन या चिपचिपाहट, विस्कोसिटी, वो कैसे देखते हैं? हाँ, लिक्विफैक्शन होने के बाद वीर्य कितना गाढ़ा है ये भी चेक करते हैं। नॉर्मली ये पतला और पानी जैसा होना चाहिए। जांचने का तरीका सीधा सा है। एक पिपेट लेते हैं, उसमें वीर्य भर के धीरे धीरे टपकाते हैं। अच्छा। अगर वो आसानी से बूंद बूंद करके गिर रहा है तो विस्कोसिटी नॉर्मल है, लेकिन अगर वो तार जैसा खिंच रहा है या बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो ये एबनॉर्मल है, और ये भी शुक्राणुओं की गति को रोक सकता है। तो ये तो हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। अब आते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पर, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण। ये तो काफी डिटेल्ड लगता है। क्या देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे? लतलुल, ये जांच का आप कह सकती हैं सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर हम सीधे शुक्राणुओं को देख पाते हैं। इसके लिए फ्रेश सैंपल लेते हैं और पहले उसके लिक्विफाई होने का इंतजार करते हैं, करीब 15 से 30 मिनट। माइक्रोस्कोप के नीचे मेनली 3 चीजें देखते हैं: शुक्राणु की बनावट यानी आकृति, मॉर्फोलॉजी, उनकी गतिशीलता, मोटिलिटी, और उनकी संख्या, काउंट। पहले आकृति की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी। एक नॉर्मल स्पर्म कैसा दिखता है और क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं उसमें? एक नॉर्मल हेल्दी स्पर्म का साइज करीब 50 से 70 माइक्रोमीटर होता है। इसका एक अंडाकार सिर होता है, ओवल हेड, करीब 3-6 माइक्रोमीटर लंबा। सिर के पीछे एक छोटा सा मिड पीस और फिर एक लंबी सी पूंछ, टेल, जो लगभग 90% लंबाई होती है। यही पूंछ उसे तैरने में मदद करती है। और एबनॉर्मल शेप्स कैसे हो सकते हैं? कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इनको हम हेड, मिड पीस और टेल डिफेक्ट्स में बांटते हैं। जैसे सिर बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा, गोल हो या नुकीला हो, या एक ही स्पर्म के 2 सिर हों। 2 सिर भी? हाँ, मिड पीस मोटा हो सकता है, मुड़ा हुआ हो सकता है, पूंछ छोटी, मोटी, दोहरी मतलब डबल टेल, या मुड़ी हुई, कॉइल्ड, या हो सकता है पूंछ हो ही ना। क्या इन गड़बड़ियों का कोई मतलब है? मतलब फर्टिलिटी पर असर? हाँ, बिल्कुल। देखिए, वीर्य में कुछ % एबनॉर्मल शेप वाले स्पर्म होना नॉर्मल है, लेकिन अगर नॉर्मल शेप वाले स्पर्म का परसेंटेज एक लिमिट से कम हो जाए, आजकल WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये लिमिट 4% है। अगर 4% से कम नॉर्मल स्पर्म है तो इसे टेरिटोजूस्पर्मिया कहते हैं। टेरिटोजूस्पर्मिया। हाँ, इसका मतलब है कि स्पर्म की बनावट में इतनी खराबी है कि उनके लिए अंडे तक पहुंच पाना और उसे फर्टिलाइज करना मुश्किल हो सकता है। ये समझना जरूरी था। हाँ। अब बात करते हैं गतिशीलता की, मोटिलिटी। स्पर्म कितने और कैसे चलने चाहिए? मोटिलिटी का मतलब है स्पर्म की एक्टिवली तैरने की, आगे बढ़ने की क्षमता। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तैरकर अंडे तक पहुंचना होता है। लैब में टेक्नीशियन माइक्रोस्कोप से देखते हैं और गिनते हैं कि टोटल स्पर्म में से कितने % हिल डुल रहे हैं, मतलब गतिशील हैं। और कितने % होने चाहिए? यहाँ एक थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। हमारे सोर्स मटेरियल में 2 अलग-अलग आंकड़े हैं। कहीं 70-80% लिखा है और समरी टेबल में 40%। हाँ, ये अंतर क्यों है? ये अंतर शायद इसलिए है क्योंकि स्टैंडर्ड्स टाइम के साथ बदलते हैं, जैसे WHO के पुराने और नए गाइडलाइंस। या हो सकता है वो अलग-अलग तरह की मोटिलिटी की बात कर रहे हों। जैसे एक होती है टोटल मोटिलिटी, मतलब किसी भी तरह हिलने वाले, और एक होती है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, मतलब जो सीधा आगे बढ़ रहे हों। आजकल आमतौर पर टोटल मोटिलिटी 40% से ज्यादा और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 32% से ज्यादा को नॉर्मल माना जाता है। अच्छा, तो सिर्फ हिलना ही नहीं, आगे बढ़ना भी जरूरी है। बिल्कुल। क्या स्पीड को भी ग्रेड करते हैं? हाँ, मोटिलिटी को सिर्फ % में नहीं, उसकी क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड भी देते हैं। ग्रेड ए होते हैं फास्ट प्रोग्रेसिव, ये सबसे तेज और सीधे तैरने वाले हैं। ग्रेड बी हैं स्लो प्रोग्रेसिव, ये आगे तो बढ़ते हैं पर धीरे या टेढ़े मेढ़े। ग्रेड सी हैं नॉन प्रोग्रेसिव, ये अपनी जगह पर हिलते तो हैं, जैसे पूंछ हिलाना, पर आगे नहीं बढ़ते हैं। और ग्रेड डी हैं इमोटाइल, ये बिल्कुल नहीं हिलते। तो ग्रेड ए और बी अच्छे हुए। हाँ, अच्छी फर्टिलिटी के लिए ग्रेड ए और बी वाले स्पर्म का अच्छा % होना जरूरी है। अगर गतिशील स्पर्म, खासकर प्रोग्रेसिव वाले, बहुत कम हैं तो इसे एस्थेनोजूस्पर्मिया कहते हैं, और ये भी गर्भधारण में मुश्किल पैदा कर सकता है। एस्थेनोजूस्पर्मिया, ठीक है। और अब तीसरा माइक्रोस्कोपिक पहलू, शुक्राणु गणना, स्पर्म काउंट। इतने छोटे स्पर्म्स को गिनते कैसे हैं? हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। इसके लिए खास तकनीक और उपकरण लगते हैं। जैसा आपने कहा, स्पर्म बहुत छोटे हैं और लाखों करोड़ों में होते हैं, तो सीधे नहीं गिन सकते। पहले जो लिक्विफाइड सैंपल है उसे अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर उसे एक खास डाइल्यूटिंग फ्लूइड से एक फिक्स्ड रेशो में पतला करते हैं। इस फ्लूइड में अक्सर फॉर्मेलिन होता है,
जो स्पर्म को एक जगह रोक देता है ताकि वो गिनती के वक्त हिले नहीं। पतला करने के बाद इस पतले किए हुए सैंपल की एक बहुत छोटी फिक्स्ड मात्रा को एक स्पेशल स्लाइड पर डालते हैं। इसे न्यूबॉयर चेंबर कहते हैं। इस स्लाइड पर एक ग्रिड बना होता है, बहुत महीन सा। अच्छा, ग्रिड। हाँ, उस ग्रिड की मदद से एक निश्चित वॉल्यूम में स्पर्म गिने जा सकते हैं। टेक्नीशियन माइक्रोस्कोप से उस ग्रिड के कुछ खास चौकोर खानों में स्पर्म गिनते हैं। और फिर टोटल नंबर कैसे निकालते हैं? जितने स्पर्म गिने, सैंपल को कितना पतला किया था, डाइल्यूशन फैक्टर, और कितने वॉल्यूम में गिना, इन सबको मिलाकर एक फॉर्मूला लगाते हैं। उससे प्रति मिलीलीटर वीर्य में कितने स्पर्म है ये पता चल जाता है। इसे स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो नॉर्मल संख्या कितनी होती है? WHO के जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से नॉर्मल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ स्पर्म प्रति मिलीलीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 1.5 करोड़ प्रति ml? हाँ, और पूरे एजैकुलेशन में टोटल स्पर्म काउंट कम से कम 40 मिलियन यानी 4 करोड़ होना चाहिए। अगर संख्या इससे बहुत कम है तो उसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोस्पर्मिया। और अगर वीर्य में स्पर्म बिल्कुल भी नहीं मिलते तो वो कंडीशन एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। ये माइक्रोस्कोप वाली जांच तो सच में बहुत डिटेल्ड है। अब आते हैं तीसरे टाइप की जांच पर, रासायनिक परीक्षण, केमिकल एग्जामिनेशन। इसमें मेनली क्या देखते हैं? वीर्य विश्लेषण में जो मुख्य केमिकल जांच होती है वो है फ्रुक्टोज की उपस्थिति का पता लगाना। फ्रुक्टोज एक तरह की चीनी, शुगर है। ये वीर्य का मेन एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स? हाँ, स्पर्म को अपनी लंबी यात्रा के लिए, तैरने के लिए एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी मेनली फ्रुक्टोज से मिलती है। और ये फ्रुक्टोज बनता है सेमिनल वेसिकल्स में। तो फ्रुक्टोज टेस्ट से क्या पता चलता है? अगर वीर्य में फ्रुक्टोज बिल्कुल नहीं है या बहुत ही कम है तो ये इशारा हो सकता है कि या तो सेमिनल वेसिकल्स ठीक से काम नहीं कर रहे, या उनमें कोई रुकावट है, ब्लॉकेज है, या हो सकता है वो जन्म से ही ना हो। अच्छा। फ्रुक्टोज की कमी का एक नतीजा ये भी हो सकता है कि स्पर्म बिल्कुल हिले-डुले ही नहीं, मतलब पूरी तरह इमोटाइल हों, क्योंकि उन्हें चलने के लिए फ्यूल ही नहीं मिल रहा। इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है और टेस्ट कैसे करते हैं? नॉर्मल वीर्य में फ्रुक्टोज का लेवल करीब 150 से 300 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर mgdl होता है। इसे जांचने के लिए रेसोरिसिनॉल विधि जैसी टेक्निक्स यूज होती हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल यह है कि फ्रुक्टोज जब एक खास केमिकल रेसोरिसिनॉल और एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो एक रंगीन कंपाउंड बनाता है। प्रोसेस में वीर्य के सैंपल की थोड़ी सी मात्रा को रिएजेंट के साथ मिलाते हैं और गर्म करते हैं। अगर फ्रुक्टोज है तो कुछ देर में, जैसे 30 सेकंड के अंदर, मिक्सचर में लाल रंग का प्रेसिपिटेट या टिंज आ जाता है। इसे पॉजिटिव रिजल्ट मानते हैं। और अगर रंग नहीं बदला तो? अगर कोई रंग नहीं बदला तो रिजल्ट नेगेटिव है, मतलब फ्रुक्टोज नहीं है। हमने तीनों तरह की जांचों को, फिजिकल, माइक्रोस्कोपिक और केमिकल, काफी विस्तार से समझ लिया। तो अब अगर सब कुछ नॉर्मल हो तो एक टिपिकल नॉर्मल सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट कैसी दिखेगी? एक समरी दे सकते हैं? जरूर। जो हमारे पास सोर्स मटेरियल है उसकी समरी और नॉर्मल वैल्यूज के हिसाब से एक नॉर्मल रिपोर्ट में ये चीजें होंगी। दिखावट, भूरा सफेद अपारदर्शी, गाढ़ापन विस्कोसिटी नॉर्मल, बूंद बूंद गिरे, मात्रा 1.5 ml से 5 ml, द्रवीकरण समय 20 से 30 मिनट के अंदर, pH 7.2 से 7.8, फ्रक्टोज प्रेजेंट करीब 150 से 300 mgdl, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन 15 मिलियन ml या ज्यादा, टोटल स्पर्म काउंट 40 मिलियन प्रति इजैकुलेशन या ज्यादा, टोटल मोटिलिटी 40% स्पर्म या ज्यादा गतिशील, वायबिलिटी जीवन क्षमता 58% स्पर्म या ज्यादा जीवित। ये तब ज्यादा जरूरी होता है जब मोटिलिटी कम हो, ये देखने के लिए कि स्पर्म जिंदा हैं भी या नहीं। और संक्षेप में कुछ मुख्य एबनॉर्मैलिटीज या कंडीशंस कौन सी हैं जिनके नाम पता होने चाहिए? हाँ, कुछ जरूरी टर्म्स हैं जो अक्सर सुनने को मिलते हैं। एस्पर्मिया, इजैकुलेशन में वीर्य है ही नहीं। एज़ोस्पर्मिया, वीर्य में स्पर्म बिल्कुल नहीं है। ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म की संख्या नॉर्मल से बहुत कम। एस्थेनोजोस्पर्मिया, स्पर्म की गतिशीलता कम। टेराटोजोस्पर्मिया, नॉर्मल शेप वाले स्पर्म का परसेंटेज कम। नेक्रोस्पर्मिया, वीर्य में सारे स्पर्म्स मरे हुए हैं। ल्यूकोस्पर्मिया, वीर्य में व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा हैं जो शायद इन्फेक्शन का साइन है। और ये एक साथ भी हो सकते हैं? हाँ, कई बार ये कॉम्बिनेशन में होते हैं, जैसे ओलिगोएस्थेनो टेराटोजोस्पर्मिया, जिसे OATS भी कहते हैं। इसमें संख्या, गतिशीलता और आकृति तीनों में प्रॉब्लम होती है। ये जानकारी तो वाकई बहुत काम की है।
तो हमने देखा कि वीर्य विश्लेषण कोई एक सिंपल टेस्ट नहीं है, बल्कि इसमें कई चीजें शामिल हैं। सैंपल कलेक्शन से लेकर फिजिकल प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोप से बारीकी से जांच और केमिकल एनालिसिस तक, ये पुरुषों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। बिल्कुल। और ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि ये रिजल्ट्स अकेले पूरी कहानी नहीं बताते। सीमेन एनालिसिस के जो नतीजे हैं वो एक पजल के पीस की तरह हैं। किसी की फर्टिलिटी का सही अंदाजा लगाने के लिए या किसी प्रॉब्लम का कारण समझने के लिए इन नतीजों को व्यक्ति की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल जांच, हार्मोन लेवल्स और दूसरी जरूरी जांचों के साथ मिलाकर देखना पड़ता है। सही कहा। इसीलिए रिपोर्ट को हमेशा डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। ये सोचना वाकई कितना दिलचस्प है कि शरीर के इस एक फ्लूइड के इतने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से हमें हेल्थ और जीवन की संभावनाओं के बारे में इतनी गहरी जानकारी मिल जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे शरीर के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्स, कितनी अद्भुत मशीनरी लगातार काम कर रही है, जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। और ये जानना कि ऐसी जांचें मौजूद हैं, उन लोगों के लिए एक उम्मीद हो सकती है जो पेरेंटहुड की राह पर शायद कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हों। और ये सवाल भी मन में आता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके लोग अपनी सेहत और लाइफस्टाइल में क्या पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं।